पिछले वीडियो में हम लोगों ने मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता के अधिकार को देखा था, जिसमें 14 से 18 तक के अनुच्छेद देखे थे। समानता में कानूनी समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनैतिक समानता के उद्देश्य से लाए गए प्रावधान को देखा था। अब देखेंगे स्वतंत्रता 19 से 22 के बीच, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के बीच जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें कौन कौन से सुविधाएं या प्रावधान किए गए हैं उनको देखते हैं। उसमें 19 के 1 में देखा था हम लोगों ने कि स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें सम्मेलन, विचार रखने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई थी। उसमें एक एक करके देखते हैं। पहला आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात अपने विचारों को किसी भी माध्यम में व्यक्त करने, जैसे कि बोलकर, लिखकर, कविता लिखकर या चित्र से व्यक्त करने की माध्यम से व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। यानी अपने विचारों को किसी भी माध्यम से व्यक्त कर सकता है व्यक्ति। और बदलते तकनीक के दौर में सोशल मीडिया भी एक माध्यम है अपने अभिव्यक्ति की। और इसी से संबंधित अनुच्छेद के अंतर्गत 4 अन्य प्रकार के अधिकारों को शामिल किया गया है, जैसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, नवीन जिंदलवाद में 2002 के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया। उसका प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। उसका विकास क्रम देखते हैं, इसका जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है इसके विकास क्रम इस अनुच्छेद के कैसे रहे। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व समाज की कुरीतियों के खिलाफ भगवान बुद्ध ने बलि प्रथा के अंत की बात की थी तथा अहिंसा संबंधी विचार प्रस्तुत किए थे। वहीं समाजवाद जैसी धारणा को स्थापित करने के लिए अपरिग्रह का विचार दिया था। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर मौर्य शासक अशोक ने धम्म का सिद्धांत या विचार दिया। मध्यकाल में उत्पन्न कुरीतियों के खिलाफ कबीर ने और गुरु नानक, चैतन्य आदि ने जैसे महापुरुषों ने भक्ति मार्ग संबंधी नए विचार दिए तथा समाज के सभी वर्गों को साधने का कार्य किया। 18वीं शताब्दी, जिसे अंधकार युग कहते हैं, उसमें भी उत्पन्न कुरीतियों को, जैसे सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, इन सबों पर रोक लगाने और सुधारवादी जो समाज सुधारकों ने सुधारवादी प्रयास किए और नए नए विचार दिए। जैसे राजाराम मोहन राय एकेश्वरवाद जैसे विचार दिए, ज्योतिबा फुले ने महिला शिक्षा का विचार दिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के विचारों को देकर समाज की गतिशीलता और समाज को और गतिशीलता प्रदान की और समाज निर्माण में योगदान दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट के इस संबंधी क्या निर्णय रहे। सुप्रीम कोर्ट में 3 वाद रहे, जैसे रमेश थापड़वाद 1950 और प्रभादत्तवाद और बेनेट कॉलमैन वाद। ये सभी वाद, ये 1950 के ये सभी वाद जो भी है, ये थापड़वाद, ये जानने का अधिकार है, मतलब किसी भी क्षेत्र में जो इन्फॉर्मेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका अधिकार है, लेकिन इसे सीमित कर दिया जा सकता है कुछ क्षेत्रों में। इसे नियंत्रित अधिकार के रूप में देखा गया है। कितना जानने का अधिकार है ये सीमित किया गया है। जैसे सेना और निजी व्यक्ति के बारे में अगर हम जानना चाहें तो उसका अधिकार सीमित है। उसके बाद रमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य क्या हुआ था। तो रमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्यवाद 1950 के अंतर्गत, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने भाषण व प्रेस की स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव माना था और इसके अनुसार स्वतंत्र चर्चा की की बात को रखा था। लोकतंत्र के विकास, बिना स्वतंत्र चर्चा के लोकतंत्र का विकास संभव नहीं है, परंतु यह अन्य स्वतंत्रता की अपेक्षा पूर्ण भी नहीं है, यह पूर्ण अधिकार नहीं है, इसमें कुछ सीमाएं हैं। और न्यायपालिका की जैसे अवमानना, मानहानि और राष्ट्रीय सुरक्षा आदि के मुद्दों पर इसे नियंत्रित किया जा सकता है या नियंत्रण लगाया जा सकता है। फिर प्रभादत्तवाद आया, जो भारत संघवाद 1982 के अंतर्गत। इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के अंतर्गत निर्णय दिया और कहा कि सरकार के प्रशासन संबंधी समाचार जानने का, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, पर यह अधिकार नियंत्रित है। राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में और जानकारी प्राप्त करने पर अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में जो भी प्रेस की स्वतंत्रता था उसको सीमित किया गया था, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित था।
फिर बेनेट कॉलमैन अवार्ड आया जो 1972 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता को स्वतंत्र माना लेकिन अभिव्यक्ति के अधिकार को नियंत्रित माना। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत विचार रखने मतलब ये जो है 19(1)(a) उसके अंतर्गत विचार रखने की स्वतंत्रता देती है। वहीं 129 अनुच्छेद 129 जो है वो न्यायिक अवमानना की स्थिति में उस पर नियंत्रण लगाने का भी बात कहता है। पूर्व न्यायाधीश NV रमन्ना ने न्यायपालिका की आलोचना को माना था परंतु इसकी गरिमा को बनाए रखना भी उचित है, इस पर जोर दिया था। इसके महत्व और प्रभाव पर बात करते हैं तो गतिशील समाज का निर्माण होता है इससे और रूढ़िवादी प्रथा का अंत होता है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सुनिश्चित की जाती है और लोकतंत्र को प्रभावी बनाया जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 1(b) के अंतर्गत सम्मेलन और सभा करने का अधिकार दिया गया। फिर अनुच्छेद इसमें भी परंतु लगाया गया, परंतु हथियारों की प्रदर्शनी अथवा हेट स्पीच देने पर रोक लगाया गया। अनुच्छेद 19(1) के B में सम्मेलन की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, पर वहाँ हथियारों की प्रदर्शनी करना या हेट स्पीच देने पर रोक है। फिर 19(1)(c) में कहा गया कि इसमें 19(1)(c) के अंतर्गत संगठन बनाने का स्वतंत्रता दिया गया, पर ऐसे संगठन जो राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती दे उसे ये नियंत्रित किया जा सकता है, उस पर रोक लगाया जा सकता है। फिर आता है 19(1)(d) इसमें घूमने के अधिकार को स्थापित किया गया परंतु आरक्षित क्षेत्र में जाने का अधिकार पर नियंत्रण लगाया गया। 19(1)(e) के अंतर्गत इसमें निवास करने का अधिकार दिया गया परंतु आरक्षित या पर्वतीय क्षेत्रों में नियंत्रण लगाया गया। फिर 19(1)(g) में इसमें नागरिकों को व्यापार करने का अधिकार दिया गया परंतु नशीले पदार्थों और मानव अंगों आदि के तस्करी संबंधी व्यापारों के पर रोक लगाया गया। जो व्यवसाय करने का अधिकार है पर नशीले पदार्थों और मानव अंगों आदि का व्यवसाय नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार 19(1)(b) में कहा गया सम्मेलन सभा का स्वतंत्रता है पर हथियार प्रदर्शन नहीं कर सकते, हेट स्पीच नहीं दे सकते। 19(1)(c) में कहा गया संगठन बना सकते हैं परंतु सरकारी राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देने वाला संगठन नहीं। फिर 19(1)(d) में कहा गया कि घूमने का अधिकार है परंतु आरक्षित क्षेत्र में नहीं। 19(1)(e) में कहा गया कि निवास करने का अधिकार है परंतु आरक्षित क्षेत्र में नहीं। फिर 19(1)(g) में कहा गया कि नागरिकों को व्यापार करने का अधिकार है पर नशीले पदार्थ, मानव अंगों आदि का व्यापार करने का नहीं। इसके बाद अनुच्छेद 20 आता है जिसमें अपराध से दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार है। मतलब अगर अपराध सिद्ध होता है तो उस पर दोष सिद्धि के लिए आपको अपने खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। इसमें 3 पद्धति आती है। एक्स फैक्टो, इसके अंतर्गत एक्स फैक्टो डबल डिपार्डी एक्स फैक्टो डबल डिपार्डी सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब एक्स फैक्टो का मतलब है जिस समय कानून का उल्लंघन हुआ है उसी समय के आधार पर उसी के तहत सज़ा देनी पड़ेगी, यानी बाद में कानून बनाकर नए सज़ा के अनुसार सज़ा नहीं दिया जा सकता। और डबल डिपार्डी का मतलब है एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दिया जा सकता है, डबल नहीं। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने पर रोक है। अनुच्छेद 20 में अपराध से दोष सिद्धि के संरक्षण का प्रावधान है। यह अनुच्छेद मूलतः 3 सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे एक्स फैक्टो जिस समय कानून का उल्लंघन हुआ है उसी के आधार पर सज़ा देने की बात कही जाती है, नया कानून बनाकर नहीं। कानून के अनुसार जितना सज़ा है उतना ही सज़ा दी जाएगी। यदि बाद में कानून बनाया जाता है तो बाद में कानून में सज़ा में वृद्धि किया जाता है तो वह लागू नहीं होगा, लेकिन कानून में अगर कमी किया जाता है तो वो लागू होगा। वहीं दीवानी मामलों में यह कानून बाद के पूर्ववर्ती समय पर लागू किया जा सकता है, यानी बाद में कानून बनाकर भी लागू किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ दीवानी मामलों में जो ज़मीन संबंधी, घर विवादों संबंधी है। डबल डिपार्डी क्या है तो ये एक सज़ा के लिए एक अपराध की बात करता है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन स्वयं के विरुद्ध गवाही न देने की बात करता है। इसके अंतर्गत DNA फिंगरप्रिंटिंग आदि साक्ष्य ले जा सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। मतलब
आपातकाल की स्थिति में या किसी भी विपरीत परिस्थिति में इस अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता, जो 20 अधिकार हैं, यानी अपराध से दोष सिद्धि के संरक्षण का अधिकार। फिर आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार को स्थापित किया गया है। यह एक प्रकार का विकासात्मक अधिकार है जो राज्यों को डीपीएसपी लागू करने तथा लोगों के जीवन स्तर को विस्तार देने हेतु निर्देश देता है राज्य को। केशवानंदा भारतीवाद 1973 में अनुच्छेद 21 के मूल संरचना के तहत व्याख्या किया गया तथा इसे किसी भी परिस्थिति में संरक्षण देने की बात कही गई। ये अनुच्छेद 20 जिसमें अपराध के विरुद्ध दोष सिद्धि के लिए संरक्षण का अधिकार है, और ऊपर से अनुच्छेद 21 जिसमें जीने के अधिकार का प्रावधान है, इसको किसी भी विपरीत परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है। 1978 में मेनकावाद के अनुच्छेद 21 में व्यापक व्याख्या करते हुए गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात कही। गरिमापूर्ण जीवन से जोड़ दिया है, यानी समय समय पर न्यायपालिका द्वारा इसकी व्यापक व्याख्या की गई तथा इसमें लगभग 38 प्रकार के अधिकार दिए गए, जैसे भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार, इच्छा मृत्यु का अधिकार। ये सभी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीने के अधिकार के अंतर्गत दिए गए। मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 19 से 21 तक का देखा और 22वां कल देखेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार में 19 अनुच्छेद से लेकर 22 तक के अनुच्छेद हैं।